नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम अपना विज़न मैगज़ीन जो नवंबर मंथ 2023 की उसको कंप्लीट कर रहे थे। 2 वीडियो जो इससे पहले हमने बनाए हैं, उसमें हमने पॉलिटी के जितने भी मेजर सेक्शन दिए थे उसको कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो संक्षिप्त सुर्खियाँ दी रहती उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। हाँ, ये आईना ध्यान रखना है। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल शुरू किया है। यह विशेष पोर्टल पांच मुख्य विषय क्षेत्र में शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इन 5 क्षेत्रों में इन्फोग्राफिक्स में दर्शाए गए हैं। देश भर में शहरी स्थानीय निकाय नियमित आधार पर स्वेच्छा से इस पोर्टल पर ऑडिट किए गए खाते और स्वयं के द्वारा रिपोर्ट किए गए नए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहित अपना डेटा प्रस्तुत करता है। हाँ, 10 बज गया है। थोड़ा शोर आ रहा होगा, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया राज्य की सहायता करेगा। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो आईना है डैशबोर्ड किस लिए है। ये है आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। और यह क्या काम करेगा, जो मैं इसको इसमें वो कर देता हूँ, जो इस प्रश्न में पूछा जाएगा सिर्फ उसको मैं रेड कलर या ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। इसको कौन बनाया है? ये आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा निकाला गया है। ठीक है, यह मुख्य 5 विषय में काम करेगा। हाँ, शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी देगा। बस इतना ही ध्यान रखना है बस। ये कंप्लीट हो गया है। पोर्टल की आवश्यकता क्या है, ये किस बारे में है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ये भी ध्यान रखना है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये बताया गया है। इस पोर्टल की आवश्यकता को दिखाया गया है। बस इससे संबंधित और कुछ नहीं है इसमें। ये शहर में आईने डैशबोर्ड के 5 व्यापक स्तंभ क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक है, वित्तीय है और योजना निर्माण है, नागरिक केंद्रित गवर्नेंस है और बुनियादी सेवाएं हैं। बस ये है। अब है आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित विधेयकों पर रिपोर्ट आई है। गृह मंत्रालय पर गृह अ, अ, गृह 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 मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति ने आपराधिक कानूनों में सुधार के संबंध में 3 विधेयक पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित 3 विधेयक निम्नलिखित हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023 और है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973। 73 का स्थान लेने वाली क्या कौन सी है वो आप देखेंगे। वो देखिए, कंफ्यूजन थोड़ा हो गया है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 की थी उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। फिर वहीं देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। फिर ये नाम जो है इसकी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में नाम मैच कराने को जरूर आएगा। फिर देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने वाले अब है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हो गया है। अब इसमें कुछ प्रावधान को मैं से बता देता हूँ कैसे प्रश्न बनने की संभावनाएं मुझे लग रही हैं। जो यहाँ 1860 लिखा है ये 1870 लिख सकता है। 2023 के जगह 2022 लिख सकता है। जो 1973 दिए सन भी याद रखना है कब कब के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी आगे पीछे करके हो सकता है कोई सेंटेंस बनाए उसमें सन आगे पीछे कर दे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं।
येलो कलर में, कि बाद में इन विधेयकों को आगे की समीक्षा के लिए पीएससी को भेजा गया है। इन विधेयकों में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले से निपटान में मदद करना, समय पर न्याय सुनिश्चित करना, अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाना, न्यायोचित न्यायोचित दोष सिद्धि की दरों में वृद्धि करना आदि। विधेयक पर प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र देख लेते हैं। इसमें बोला गया है विधेयकों द्वारा किए जाने वाले मुख्य बदलाव और समिति द्वारा किए गए मुख्य सिफारिशें क्या हैं। आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है। यह धारा प्रकृति के नियम के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंधों से संबंधित है। तो ये था इस प्रावधान। और समिति ने क्या सिफारिश किया है कि आईपीसी की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए, मतलब कि आंशिक रूप से बरकरार रखने की बात की है। फिर उच्चतम न्यायालय ने व्यभिचार के संबंध में आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया है। मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा थी 497 इसमें व्यभिचार से संबंधित था, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें जो रिपोर्ट में सिफारिशें की गई वो क्या है, व्यभिचार को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि अपराध तो घोषित किया जाएगा लेकिन लैंगिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। पहले क्या था कि जो आदमी था सिर्फ उसके ऊपर व्यभिचार का लगता था, अब आदमी और औरत दोनों पर लगना चाहिए। अब है आईपीसी के प्रावधान के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं दी जाती हैं, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवाएं। हाँ, ये 6 प्रकार की सेवा मतलब कि जो अपराधियों को सजा दी जाती है आईपीसी की धारा के तहत, ये 6 प्रकार की दी जाती है। अब सिफारिश क्या है इसमें देखते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। ये मुझे लग रही कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। कितनी प्रकार की सजाएं हैं, सामुदायिक सजाओं से क्या मतलब है, ये सब शायद पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ऐसा। अब है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप में एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था करना। जिसमें बोला था, अब बोला इसमें केवल राज्य निर्देशित तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी जानी चाहिए। अब है गिरफ्तार के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना। बोला गया था आर्थिक अपराधों के अपराधियों हेतु हथकड़ी का प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मतलब कि जो आर्थिक रूप से किसी ने किसी का पैसा से ले लिया तो उसलिए हथकड़ी नहीं पहनानी चाहिए, ये होगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता बढ़ाना। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब है सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले का निपटान। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले में शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं। इस याचिका में उक्त अधिनियम की धारा 8(3) में चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 3 कम से कम 2 साल की सजा वाले अपराधों के दोषी उम्मीदवारों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामले में शीघ्र निपटान के लिए स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। इस मामले को इन डेसिग्रेटेड कोर्ट्स ऑफ एमपी और एमएलए
शीर्षक से दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ करेगी। कौन करेगी? मुख्य न्यायालय की अध्यक्षता वाली करेगी। पद नामित न्यायालय निम्नलिखित को प्राथमिकता देगा। सांसदों विधायकों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध में, 5 वर्ष या अधिक से कारावास वाली सजा के मामले में, अन्य मामले, ट्रायल कोर्ट दुर्लभ या अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अन्य किसी भी अपराध पर मामले का स्थगन नहीं करेगा। अब है उच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने, ऐसे मामले की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। अनुच्छेद 227 ए, प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जहां वह अपनी आधिकारिकता का उपयोग करता है, सभी न्यायालय व अधिकरण का अधीक्षण करेगा। 227 में दिया हुआ है। ऐसे मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय कौन से हैं? लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013। ये इंपॉर्टेंट है। जिन विधायकों या सांसदों को किसी अपराध के लिए कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वे सदन के सदस्य नहीं होंगे। लिली थॉमस वाद था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद 2002 में मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इसमें बोला था भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद में बोला था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था। ये हो गया। अब है, देखेंगे थोड़ा सा, ये सेट हुआ दिख रहा है आप लोग को, देखते हैं एक बार। हाँ सेट है, सही सेट है। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट जो दिया है, ये देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवार एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंध के लिए एक अनहब सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। बस ये याद रखना है कि जो एनकोर जो है वो किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। अब यह एंड टू एंड एप्लीकेशन है, यह रिटर्निंग अधिकारियों के डाले गए वोटों के डिजिटल रूप से राउंड वार डेटा को सारणीबद्ध करने और मतदाता को अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम है। बस ये ही है। अब है दूसरा, देखेंगे फिल्म पायरेसी पर रोक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। इसके तहत पायरेसी के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। इसके लिए सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक तंत्र स्थापित किया गया है। मूल कॉपीराइट धारक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पायरेसी के मामले में शिकायत दर्ज करा सकता है। गैर आधिकारिक व गैर अधिकृत व्यक्तियों की शिकायत के लिए अधिकारी शिकायत की वास्तविकता की जांच करेगा। इसके लिए वह हर मामले में अलग अलग सुनवाई कर सकता है। अधिकारी के निर्देशन के बाद मध्यवर्तियों को 48 घंटे की अवधि के भीतर ऐसे सभी इंटरनेट लिंक हटाने होंगे जहां पायरेट कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। मध्यवर्ती डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं। पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इसके तहत सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया। ये इंपॉर्टेंट सबसे, ये कब का था? ये 1992 का था, 52 का था।
1952 का था। यह मौजूदा कानूनों का समर्थन करता है, जैसे कॉपीराइट अधिनियम 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी सन 2000 का, और उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेट के प्रसार के लिए फिल्मों और अन्य संबंधित कंटेंटों की चोरी का, और उसके बाद दिया गया इनमें इनकी अधिकृत नकल तैयार की जाती है। इन फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए यह कंटेंट लाया गया है। सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान। यह अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डों और उससे दिखाने पर रोक लगाता है। यह अपराध के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी करता है, सजा और जुर्माना दोनों। तो इस प्रकार से हमारा पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में साइंस और टेक के बारे में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।